नमस्कार, ये है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर दिन भर की सबसे बड़ी, अहम और वैसी खबरें जो है आपके काम की। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आईटीसी ने निकाला बाजार का दम, सिगरेट पे सेस लगने से शेयर में दिखी 25 साल की सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स भी 363 पॉइंट लुढ़का, निवेशकों को 85,000 करोड़ का चूना। जीएसटी की दबाव के बावजूद एचयूएल ने पेश किए अच्छे नतीजे, आय और मुनाफा उम्मीद से बेहतर। अल्ट्राटेक ने भी निवेशकों को किया खुश। एचपीसीएल में सरकार की हिस्सेदारी खरीद सकती है ओएनजीसी, कल कैबिनेट से सैद्धांतिक मंजूरी संभव। ओला उबर के डिस्काउंट पर लग सकता है ब्रेक, सर्विस में ई कॉमर्स के नियम हो सकते हैं सख्त। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। क्या प्राइवेसी है मौलिक अधिकार? 9 जजों की बेंच करेगी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आधार मामला बड़ी बेंच को सौंपा। राज्यसभा की कार्रवाई से नाराज मायावती ने दिया इस्तीफा, दलित मुद्दे पर ना बोलने देने का लगाया आरोप। और इस बार महंगा पड़ेगा बप्पा को घर लाना, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर ज्यादा टैक्स लगने से गणपति की मूर्तियां 30% तक महंगी। शुरुआत करते हैं आज बाजार से, क्योंकि आज मंगलवार को बाजार के लिए अमंगल हुआ। एफएमसीजी दिग्गज आईटीसी ने आज बाजार की तेजी पर जोरदार ब्रेक लगाया। सिगरेट पर सेस बढ़ने की वजह से आईटीसी का शेयर 15% तक टूट गया। यह 25 साल की सबसे बड़ी गिरावट थी आईटीसी के अंदर। इसके अलावा तमाम तंबाकू शेयरों का भी धुआं निकलता हुआ दिखा। अंत में सेंसेक्स 350 पॉइंट टूटकर 32,000 के नीचे चला गया। बीएसई में आज की गिरावट से निवेशकों के 85,000 करोड़ रुपए एक झटके में स्वाहा हो गए। निफ्टी भी 9,900 के नीचे गया। बाजार पर और जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। तो हर्षदा, आज तो बाजार एकदम अलग ही दिशा में चला गया था और आज की बड़ी हाइलाइट्स को अगर हम बात करें, आईटीसी और तमाम दूसरे शेयर्स जिन्होंने बाजार को नीचे खींचा, कैसा रहा कुल मिला के बाजार? देखिए, बाजार में पिछले कई दिनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। 10,000 की काफी चर्चा हुई थी, लेकिन आज जो तेजी पर ब्रेक लगा है उसे आप बहाना मान सकते हैं, क्योंकि लोगों ने इतनी भारी भरकम खरीदारी करने के बाद कोई रीजन ढूंढ रहे थे कि ट्रिगर क्या रहेगा, और वो ट्रिगर आईटीसी में था। यहाँ पर आप देखिए काफी वॉलेटिलिटी थी, कमजोर टूटे, खुले बाजार टूटे थोड़े से और उसके बाद सीमित दायरे में थे, लेकिन आखिरी एक घंटे में प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। और आज का जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट आप मानेंगे या फिर सबसे बड़ा जो विलन आप कह सकते हैं वो आईटीसी ही था, क्योंकि इसने अकेले निफ्टी पर 92 अंकों का दबाव डाला। अगर आप आईटीसी को अलग हटाकर देखते शायद निफ्टी इतना टूटता नहीं। बैंक निफ्टी से कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। इन दी एंड यहाँ पर हमने एकदम सपाट क्लोज देखा है। हाँ, हालांकि सरकारी बैंकों में एक अच्छी तेजी बनती हुई जरूर दिखाई दी थी। बैंक निफ्टी के अलावा अगर आप देखें मिड कैप इंडेक्स का क्या हाल था, तो यहाँ पर भारी भरकम बिकवाली आई। हल्की सी गिरावट शुरुआती कारोबार में थी, लेकिन बाजार बंद होते होते 100 पॉइंट तक का झटका लगा। और गौर करने वाली बात यह है कि 10,000 के कॉल में आज हमने देखा है कुछ पोजिशंस कटती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि अब जानकारों का अनुमान यही है कि बाजार कुछ और कंसोलिडेट करेगा। 10,000 के लेवल्स इतने आसानी से पार नहीं होंगे। हर्षदा, चलिए ये बात हुई कि आज झटका पड़ा आईटीसी का, लेकिन बाजार अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मूवर्स शेकर्स कौन कौन थे? सबसे बड़ा स्टॉक जिसने बाजार को पूरी तरह से हिलाया है वो ऑफ कोर्स आईटीसी है, और आईटीसी के साथ हमने देखा बाकी सिगरेट या फिर तंबाकू कंपनियों पर काफी ज्यादा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। ढेर सारे ब्रोकरेजेस ने इनफैक्ट आईटीसी को डाउनग्रेड भी किया है। घर सरकार के सेस और जीएसटी के यू टर्न पर 12-13% की गिरावट, 8% वीएसटी इंडस्ट्रीज टूटा। इसके अलावा देखिए ऑयल एंड गैस में हमने देखा काफी मुनाफा वसूली थी। रिलायंस जैसे दिग्गज में आज हमने देखा लगभग 50 रुपए तक की गिरावट बनती हुई दिखाई दी थी। इनफैक्ट दिन के अंत में 2% टूटा ये काउंटर। चेन्नई पेट्रो हो, एचपीसीएल, गेल जैसे काउंटर्स, आईजीएल जैसे काउंटर्स में बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दी। अगर आप बाकी लूजर्स पर नजर डालें तो ऑरबिंदो फार्मा में हमने देखा बाजार बंद होते होते काफी प्रेशर था। बॉश, टाटा पावर जैसे काउंटर्स लूजर्स में थे। हिंडाल्को और ऑफकोर्स जहां पर एसबीआई भी था जो आखिरी 20 मिनटों में पिटा है, जो हल्की बिकवाली बढ़ती दिखाई दी थी बैंकिंग काउंटर में। वैसे बैंक्स के लिए एक आज अच्छा सत्र था। बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक जहां पर तेजी थी। पीएनबी पर नजर डाली, यहां पर अच्छी खासी उछाल। इलाहाबाद बैंक भी
सरकारी बैंकों का आउट परफॉर्मर रहा है आज। एक्सिस और येस बैंक निजी बैंकों में जहां पर तेजी जरूर बनी है। मिड कैप काउंटर्स पर नजर डालें तो कुछ कंजम्पशन थीम एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। फ्यूचर कंज्यूमर हमने देखा अच्छी तेजी दिखाता हुआ। सिंटेक्स में जबरदस्त एक्शन। इन्फीबीम, बालाजी, शंकरा जैसे काउंटर्स थे जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। लेकिन रिजल्ट्स के लिहाज से अगर बाजार को देखें तो अल्ट्राटेक में हमने देखा नंबर्स अच्छे रहे, लेकिन बाजार बंद होते होते यहां पर भारी भरकम मुनाफा वसूली। बाकी के सीमेंट कंपनियों पर भी दबाव आया। एचटी मीडिया का बहुत ही शानदार प्रदर्शन था इस तिमाही में। प्रॉफिट और आय के फ्रंट पर मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, 6.5% भागा। HIL यानी कि हैदराबाद इंडस्ट्री से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी और वो स्टॉक देखिए नंबर्स के बल पर करीब करीब 5% टूटा। जी बहुत शुक्रिया इस डिटेल एनालिसिस के लिए। तो आज बाजार के लिए एक बड़ी गिरावट का दिन था। आईटीसी उसका विलन बना और हमने देखा कि पूरी तेजी जो पिछले कई दिनों से चल रही थी एक झटके में हवा हो गई या कहें धुआं हो गई। आगे बढ़ते हैं। एचपीसीएल को ओएनजीसी के साथ मिलाने पर कल कैबिनेट सैद्धांतिक मंजूरी दे सकता है। इस खबर को लेकर आए हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय, उनसे ही बात करेंगे। लक्ष्मण, ये बताएं कि कैबिनेट नोट में क्या प्रस्ताव रखा है और इससे जुड़े तमाम और डिटेल्स क्या हैं? सबसे पहले तो विपिन ये बता दूं कि ये खबर सबसे पहले सीएनबीसी आवाज नहीं आपको बताई थी, वो भी 6 जुलाई को, कि जल्दी कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। और अब ये कैबिनेट से मंजूरी मिलने जा रही है कल शाम तक। और इसमें जो मंजूरी मिलेगी तो चूंकि बाजार की खबर है तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर शेयर स्वैप रेशियो क्या होगा, क्या ओपन ऑफर के जरिए होगा, क्या किस तरह का लाया जाएगा। तो ये सारी डिटेल कल कैबिनेट की बैठक से निकलकर नहीं आने वाली है। कैबिनेट की बैठक में सिर्फ ये तय किया जाएगा कि एचपीसीएल को ओएनजीसी के हवाले कर दिया जाए। एचपीसीएल में केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है 51.11% उसे ओएनजीसी के पास कर दिया जाएगा। ये स्ट्रेटेजिक सेल होगा, मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तरीका क्या होगा, क्या एचपीसीएल को कोई प्रीमियम देना होगा, ये सारी ओपन ऑफर लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा, ये सारा कुछ तय करने के लिए एक मंत्रियों का समूह बनाया जाएगा जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे। और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के एक साल के भीतर ये जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। अब आप पूछें कि ओएनजीसी के साथ इसका मर्जर होगा या एक्विजिशन होगा, तो बहुत हद तक संभावना एक्विजिशन किया जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय का मानना है कि मर्जर करेंगे तो एचपीसीएल की अपनी पहचान खत्म हो जाएगी और इसके लिए आपको मर्जर का एक्ट है, उस एक्ट में आपको बदलाव करना पड़ेगा। एक्विजिशन करेंगे तो सब्सिडी के तौर पर एचपीसीएल काम करती रहेगी और एचपीसीएल की अपनी पहचान ही बनी रहेगी। तो काफी हद तक इन प्रस्तावों के साथ सैद्धांतिक मंजूरी कल शाम कैबिनेट से मिलने की संभावना है। जी लक्ष्मण, तो ये कल नजर रहेगी इस खबर पर। सैद्धांतिक मंजूरी कल कैबिनेट को मिल सकती है ओएनजीसी एचपीसीएल मर्जर के लिए। इधर ई कॉमर्स कंपनियों के लिए सरकार नियम सख्त करने की तैयारी में है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सर्विस सेक्टर में काम करने वाली ई कॉमर्स कंपनियां अब अपनी तरफ से कोई डिस्काउंट नहीं दे पाएंगी। नियम में और क्या क्या सख्ती की जाएगी, लक्ष्मण हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, ई कॉमर्स कंपनियों के लिए अब ये नियम किस तरीके से बदलने का प्रस्ताव है? देखिए, इसमें 3 तरीके से सख्ती की जाएगी। सबसे पहला तरीका यह होगा कि अगर आप विदेशी निवेश यानी कि आप एफडीआई लेकर के ई कॉमर्स कंपनी चला रहे हैं तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि आप अगर सर्विस सेक्टर में हैं तो जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है वेंडर आपके प्लेटफॉर्म पर आकर के, उसकी कीमत पर आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर किसी भी तरीके का असर नहीं डालेंगे। यानी वेंडर जिस कीमत पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है आपके प्लेटफॉर्म पर, उस पर आप अपनी तरफ से कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। आमतौर पर अभी तक नियम सिर्फ सामानों के लिए था, जो सामान बिकते थे ई कॉमर्स कंपनियों पर उसके लिए था। अब ये सर्विस के लिए भी लागू कर दिया जाएगा। दूसरा जो नियम सख्त किया जाएगा वो ये है कि कोई भी ई कॉमर्स कंपनी अगर विदेशी निवेश लेकर के आ रही है तो उसे इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि किसी एक वेंडर से अपने कुल बिक्री का 25% से ज्यादा सामान नहीं लेंगे। यानी वेंडर जो है वो आपके कुल बिक्री का 25% से ज्यादा सामान सप्लाई नहीं करे, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। खास बात यह है कि वेंडर अगर एक ग्रुप कंपनी के अलग अलग वेंडर हैं तो उसको एक वेंडर माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही ग्रुप कंपनी के 4 अलग अलग वेंडर आपको सामान की सप्लाई करें और चारों मिलकर 100% सामान की सप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होगा। तीसरी चीज, आपने एफडीआई के नियमों का पालन किया है, इस बात का एक सर्टिफिकेट आपको सरकार को देना पड़ेगा और यह सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त ऑडिटर से आपको लेनी होगी, उसके बाद ही आप कारोबार कर सकेंगे। इन नियमों को काफी हद तक अंतिम रूप दिया जा चुका है, सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है और सरकार जल्द ही इसे औपचारिक रूप से ऐलान कर सकती है। जी लक्ष्मण, बहुत ही शुक्रिया आपका इन 2 बड़ी खबरों के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्या निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है?
आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई अब इस सवाल पर टिक गई है। आज 5 जजों की बेंच ने यह मामला 9 जजों की बड़ी बेंच को भेज दिया है। दरअसल आधार के खिलाफ याचिका डालने वालों ने दलील दी है कि आधार कार्ड के लिए बायोमेट्रिक रिकॉर्ड दिए जाते हैं जो निजता यानी मौलिक अधिकार का हनन है। हालांकि सरकार का कहना है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगर निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाता है तो फिर यह देखा जाएगा कि आधार योजना निजता के अधिकार का हनन है या नहीं। याचिकाओं में आधार को सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य बनाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। मणिपाल यूनिवर्सल के चेयरमैन मोहनदास पै का कहना है कि जीएसटी से हालात बेहतर होने में अभी वक्त लगेगा। उनका यह भी मानना है कि जीएसटी के लागू होने से देश को फायदा होगा और भ्रष्टाचार भी कम होगा। एक बड़ा सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम स्टेबलाइज होने के लिए 3 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा। अभी मंथ एंड में सब लोग अपलोड करेंगे। कुछ मुश्किल हो सकती है क्योंकि ऐसी बड़ी सिस्टम किसी ने नहीं किया अभी तक। कुछ हो सकती है, हमको देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत बढ़िया सिस्टम है। और जो जीएसटी हुआ है भारत को ट्रांसफॉर्म करेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि सप्लाई चेन कॉस्ट भारत में 14% ऑफ जीडीपी है, चाइना में है 6%, अमेरिका में 5%। अगर 14% ऑफ जीडीपी 7% हो जाता है तो भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सब कुछ कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। आज जो नागपुर में मैन्युफैक्चर करेगा, बॉम्बे में वो बेचने के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि चाइना से जो आकर बॉम्बे में आता है वो लो कॉस्ट पर आता है। अभी जीएसटी से इससे कम होता है। और एक बड़ी बात है, 50,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। और यहां पर वक्त हुआ है कि हम आवाज एट 9 में ले एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राज्यसभा की कार्रवाई से नाराज मायावती ने उठाया बड़ा कदम। क्या किया उन्होंने, देखिए ब्रेक के बाद। एचयूएल ने आज उम्मीद के मुताबिक नतीजे पेश किए हैं। या मुनाफा और मार्जिन उम्मीद से ज्यादा निकले हैं, लेकिन जीएसटी की मार के चलते वॉल्यूम्स में खास बदलाव नहीं आ पाया। एचयूएल के नतीजों को विस्तार से बता रहे हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे। देखिए, एफएमसीजी मेजर एचयूएल के नतीजे हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे हैं। आय, मार्जिन दोनों ही हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर है। और मुनाफा हमारा तो अनुमान था कि वो फ्लैट रहेगा, लेकिन हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर 9-9.5% के आसपास का जंप वहाँ देखने मिला है। वही सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ है, क्योंकि स्ट्रीट मान के चल रही थी कि -1% से +2% के बीच में वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी, और कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ दरअसल फ्लैट रही है। नेगेटिव नहीं रहना वॉल्यूम ग्रोथ का, यही एक पॉजिटिव है। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि कैंटीन सेल्स में जो दिक्कतें कंपनी को फेस करनी पड़ी जीएसटी के कारण, उसके कारण कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो फ्लैट रही है। हालांकि आगे उसमें वो सुधार देख रहे हैं। कंपनी का कहना है कि कैंटीन सेल्स के हालत अब कुछ सुधर रहे हैं, लेकिन होलसेल ट्रेड अब भी स्लगिश है। रूरल में कुछ कंपनी को डिमांड का चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि आगे जाके वहां भी एक सुधार देखने मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइसेस, क्योंकि जीएसटी के बाद कंपनी ने काफी सारे प्राइस कट लिए हैं, और कंपनी का कहना है कि आगे भी कंपनी प्राइस कट लेते रहेगी और जो बेनिफिट्स है अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन करती रहेगी। और एक बड़ी खबर ये भी है कि आगे कंपनी का ये भी कहना है कि अगले 2 महीने में कम से कम कंपनी कोई भी प्राइस हाइक नहीं लेगी। तो इन्वेस्टर्स के लिहाज से नतीजे काफ़ी बेहतर रहे हैं, और कंज्यूमर्स के लिहाज से आगे कोई प्राइस हाइक नहीं होने वाली है एटलीस्ट 2 महीने तक, ये एक बड़ा पॉजिटिव है। एसीसी के बाद अल्ट्राटेक ने जून तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर दिए हैं। इस दौरान स्टैंडअलोन मुनाफा 17% से ज्यादा बढ़कर 890 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं कंपनी की आय करीब 6% बढ़कर 7,520 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। जून तिमाही में अल्ट्राटेक के मार्जिन्स में भी हल्का सुधार देखा गया है। ये 22.8% से बढ़कर 23.5% पर चले गए हैं। कंपनी का एबिटा करीब 10% बढ़कर 1,560 करोड़ रुपए हो गया है। अल्ट्राटेक का कहना है कि सरकारी योजनाओं से सीमेंट की मांग बढ़ने से उसके मुनाफे पर अच्छा असर पड़ा है। मायावती ने आज राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मायावती ने आरोप लगाया है कि सहारनपुर हिंसा को लेकर उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया, जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी को सौंप दिया है। दरअसल आज राज्यसभा में यूपी के सहारनपुर में दलित विरोधी हिंसा को लेकर अपनी बात जल्द खत्म करने को कहे जाने से वो नाराज हो गई। राज्यसभा में उपसभापति पीजे कुरियन ने मायावती को अपनी बात 3 मिनट में खत्म करने के लिए कहा था। इस पर मायावती नाराज हुई और उन्होंने कहा कि वो दलित समाज से आती हैं और जब अपने समाज की बात नहीं रख सकती हैं तो उनके यहाँ होने का कोई फायदा नहीं है। जब मुझे अपनी बात रखने का सत्ता पक्ष मौका नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने आज राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। हाउस में भी कहा और अभी मैं माननीय सभापति जी को अपना इस्तीफा देकर आ रही हूँ।
इधर मायावती के इस्तीफे को बीजेपी ने सियासी ड्रामा बताया है। उनके इस्तीफे का कोई महत्व नहीं है। प्रदेश की दलित जनता ने उनको मौका दिया था, सवर्णों ने भी मौका दिया था, वो राज्य की मुखिया बनी थी। उन 5 सालों में उन्होंने पैसे बनाने के अलावा कुछ नहीं किया, इसलिए मैं इस इस्तीफे को प्रायश्चित मानूंगी, धमकी नहीं मानूंगी। और भारत में हाइपरलूप का सपना पकड़ रहा है रफ्तार। हवा से बात करने वाली इस ट्रेन की झलक ब्रेक के बाद। गुजरात में भारी बारिश के कारण पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत हो गई है। खासकर आज दक्षिण गुजरात के सूरत, वलसाड़ और नवसारी में दिन भर भारी बारिश हुई है। गुजरात में बारिश के कारण 14 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से गुजरात और महाराष्ट्र में तेज बारिश हो रही है। यहां तक कि कच्छ में भी बारिश हो रही है। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है। लगातार बारिश की वजह से यातायात भी ठप है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी दी है। भारत में हाइपरलूप ट्रेन का सपना जल्द साकार हो सकता है। हाइपरलूप के चेयरमैन और को-फाउंडर बिबॉप ग्रिस्टा ने एंटरप्रेन्योर इंडिया 2017 में इस नई टेक्नोलॉजी की झलक दिखाई। उन्होंने कहा कि वो भारत में हाइपरलूप लाने के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार मंजूरी दे देती है तो मात्र 38 महीने में भारत में हाइपरलूप की सर्विस शुरू की जा सकती है। You put this capsule inside the tube, you take out the air from the tube so there's no resistance. Now you can move the capsule at almost the speed of sound using a tiny fraction of the energy. It's in the end of your government. If they get us the conditional approval to build, we will be 38 months to see the first passenger running. तो वाकई ये सुनने में बड़ा जादू ही सा लगता है। और जैसा वो बता रहे हैं कि कुछ ही महीनों में 38 महीने की बात कर रहे हैं। अगर सरकार इजाज़त दे तो भारत में हाइपरलूप की शुरुआत हो सकती है। अद्भुत टेक्नोलॉजी अपने आप में, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में या पॉसिबिलिटी में कितनी संभव है ये बनने के बाद ही देखने पर पता चल सकता है। दिल्ली वाले जश्न आज़ादी पतंगों के साथ मनाते हैं। दिल्ली का आसमान 15 अगस्त को रंग बिरंगी पतंगों से पड़ जाता है, लेकिन इस बार एक रंग और होगा, महंगाई का रंग। इस बार पतंगबाजी महंगी पड़ने वाली है। तेरे भैया उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए, अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। इस 15 अगस्त पतंग उड़ाने के लिए दिल्ली वालों को अपनी जेब जरा ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी ने नायलॉन जैसे सिंथेटिक पदार्थों से बने मांझे पर रोक लगा दी है। लिहाजा अब पतंगों को महंगे देसी मांझे का ही सहारा है। चूंकि ज्यादातर नायलॉन मांझा चीन से आता है, इसलिए इसे आमतौर पर चाइनीज मांझा भी कहते हैं। ये चाइनीज मांझा जहां 100 रुपए तक में मिल जाता था, देसी मांझा 450 रुपए तक में आता है। कारोबारियों को अभी से नुकसान हो रहा है। तो सभी जो ना जितने भी ग्राहक आते हैं वो यही बोलते हैं चाइनीज दो, चाइनीज दो। हम चाइनीज बेचते नहीं है, और करें तो क्या करें, फिर बच्चों के लिए कैसे कमाएं, क्या करें। ये वाले जो मंडी आते हैं, ये वाले जो ना मांगते ही नहीं है। कल भी ग्राहक आए 300 के आए थे, उन्होंने सब चाइनीज दिए, नहीं मिले ना तो वापिस चले गए। उन्होंने ये वाले मंजे नहीं लिए, कॉटन वाले। दरअसल दिल्ली वाले 15 अगस्त को पतंगबाजी के लिए पूरी जुलाई खरीदारी करते हैं। औसतन एक होलसेलर जुलाई के हर दिन 15,000 रुपए के मांझे बेच लेता था, लेकिन इस सीजन ये बिक्री घटकर 4,000 तक रह गई है। यहाँ से पतंगे मैं भी ले आके बेचता हूँ। मैं यहाँ से एक चाइनीज मांझे की चरखी ले जाऊँ, 10-20 रुपए के लालच में इतना बड़ा काम की रिस्क नहीं लेना चाहता मैं मार्केट में आया था यहाँ पे चाइना लेने, मगर देसी मांझा है। नायलॉन वाले मांझे पर तेज धार पदार्थ की कोटिंग होती है। इससे कटकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस्तेमाल के बाद ये नायलॉन कचरा पर्यावरण के लिए भी चुनौती है। लिहाजा एनजीटी ने इस पर रोक लगाई थी। हो सकता है चाइनीज मांझा ना मिलने से आपकी पतंग ज्यादा कटे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे अच्छा कदम माना जा रहा है। और इसीलिए चाहे कारोबार में नुकसान हो या फिर हमें जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े, देसी मांझे की आदत हमें डालनी होगी। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली। 25 अगस्त से शुरू हो रहे गणेश उत्सव के लिए महाराष्ट्र तैयार हो रहा है। उत्साह में कोई कमी नहीं है, लेकिन इस बार गणपति के त्योहार पर जीएसटी का असर साफ दिख रहा है। भक्तों के सारे विघ्न हरने गणपति फिर आ रहे हैं, लेकिन गणपति को लाने में इस बार गणेश भक्तों को एक नए विघ्न से पार पाना होगा।
ये विघ्न है महंगाई का, जीएसटी से आई महंगाई का। गणपति की मूर्तियां ज्यादातर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनती हैं। इस पर पहले 8% टैक्स था, लेकिन अब 12% जीएसटी लग रहा है। इस बार मिट्टी से बनी मूर्तियां भी महंगी होंगी, दामों में 30% तक का इजाफा होने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, प्लस मटेरियल के हर रेट बढ़ गए। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने की वजह से मटेरियल के भी रेट बढ़ गए। इसमें वाइटिंग आ गया, लकड़ा आ गया, प्लस घवंडा जो चीज मिट्टी वगैरह जो हम बाहर गांव से बुलाते हैं, तो उसमें हर चीज में पैसा बढ़ गया है। मूर्तियों के दाम में हुई बढ़ोतरी की वजह से गणेश उत्सव मंडलों को भी अपने बजट और प्लान में बदलाव करना पड़ रहा है। यहाँ पे मूर्ति बुक करने आए थे, लेकिन इस बार थोड़ा मूर्ति में प्राइस में बढ़ोतरी दिख रहा है, तो उसके वजह से हमने छोटी मूर्ति लेने का फैसला किया अभी। महंगी मूर्ति के अलावा इस बार आयोजकों को चंदा भी कम मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर कारोबारी दलील दे रहे हैं कि जीएसटी के कारण कारोबार मंदा है। महंगाई की मार से इस बार गणेश उत्सव भी अछूता नहीं रहने वाला है। साफ है कि कई सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडलों को भी अपने बजट में बड़े बदलाव करने की आवश्यकता होगी। रौनक कुकड़े, नागपुर। Xiaomi ने अपना नया फैबलेट Mi Max 2 भारत में लॉन्च कर दिया है। Xiaomi Mi Max 2 की सबसे बड़ी खासियत है 5300 mAh की बैटरी, जो फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। फोन में 6.44 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है। इसके साथ इसमें 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। Mi Max 2 को भारत में सिर्फ 4 GB रैम और 24 GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। स्मार्टफोन में 2 GHz का ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर दिया गया है। Mi Max 2 फैबलेट की कीमत भारत में 16,999 रुपए रखी गई है। स्मार्टफोन की बिक्री 27 जुलाई को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। स्मार्टफोन देश भर के सभी बड़े ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स पर मिलेगा। Mi Max 2 की टक्कर भारत में सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स, लेनोवो के फैब 2 प्लस से होगी। और आवाज 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।